हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमारा लेसन चल रहा है उपसहज संयोजक यौगिक और आज हम उसमें नया टॉपिक शुरू करेंगे। उपसहज संयोजक यौगिकों में संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो याद रखना, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो पोलिंग ने दी थी। कौन सा वैज्ञानिक? पोलिंग एल्केमिस्ट थे और ये वही पोलिंग है जिन्होंने विद्युत ऋणता की खोज की थी। तो पोलिंग ने ये संयोजकता बंध सिद्धांत दिया। और आप याद रखना, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको यूं समझाऊं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल मैं लिखता हूं आपके सामने और आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। आप जानते हो ये केंद्रीय धातु परमाणु है और इस निशान के अंदर जो आगे जुड़े होते हैं, इस निशान के अंदर वो सारे लिगंड होते हैं। तो ये लिगंड है, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु है। इसके पास खाली sp_d रिक्त कक्षक पाए जाते हैं। खाली यानी रिक्त sp_d कक्षक पाए जाते हैं और ये sp_d कक्षक आपस में मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, जिन्हें हम संकरित कक्षक कहते हैं। कि इस सिद्धांत के अनुसार यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त sp_d कक्षक पाए जाते हैं। ये रिक्त sp_d कक्षक आपस में मिश्रित हो जाते हैं, जिन्हें संकरित कक्षक कहा जाता है। और इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ यहाँ जो जुड़े हुए लिगंड हैं, वो लिगंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस धातु परमाणु के इन कक्षकों को दे देते हैं। यहाँ जुड़े हुए लिगंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म और इस धातु परमाणु के जो रिक्त sp_d कक्षक हैं, इन कक्षकों को अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और इसके साथ एक बंध बना लेते हैं, जो बंध दिशात्मक होता है। अर्थात ये वाली लिगंड आप जानते हो, इसके साथ कौन सा बंध बनाते हैं? उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। और उपसहसंयोजक बंध आप जानते हो दिशात्मक होता है, क्योंकि पर्टिकुलर इसकी दिशा होती है। तो ये लिगंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त sp_d कक्षकों को देकर और इसके साथ एक दिशात्मक उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं। फिर अगले बिंदु की बात करें कि इन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु संकर्ण बनाते समय आप जानते हो संकर्ण sp3 होता है, sp2 होता है, sp होता है और इसके अलावा sp3d2 भी होता है, sp2d3 भी होता है। तो इस प्रकार के जो संकर्ण है, वो संकर्ण ये केंद्रीय धातु परमाणु बनाता है। कौन बनाता है? केंद्रीय धातु परमाणु। तो जब केंद्रीय धातु परमाणु विभिन्न प्रकार के संकर्ण बनाता है, तो उन संकरणों में यदि यह अपने आंतरिक डी कक्षकों को काम में लेता है, तब तो उस संकरण को बोलते हैं निम्न चक्रण संकुल। निम्न चक्रण संकुल। और अगर यह धातु परमाणु अपने उच्च डी कक्षकों को और संकरण में काम में लेता है, तो उसे हम बोलते हैं उच्च चक्रण संकुल। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम इस बात पर आते हैं कि इस सिद्धांत में से और कब कब क्या क्या पूछा गया है। तो इस सिद्धांत में से याद रखना, प्रश्न आता है, कन्फर्म आता है। मैं जैसे लिख रहा हूं कि NiCN4 ऊपर -2 लगा देता हूं। ये आयन है, ऊपर माइनस लगाए तो ये आयन हो गया, ये संकुल आयन है कोई। तो पूछेगा आपसे कि NiCN4-2 आयन तो प्रतिचुंबकीय है। कौन से वाला है? कहेगा वो आपसे कि ये तो प्रतिचुंबकीय है और इसकी साइड में एक और दे देगा, आपको दूसरा और दे देगा। जैसे मैं यहां बनाकर लिख देता हूं। ये प्रश्न अपने एग्जाम में आया था, जो मैं यहां लिख रहा हूं कि NiCl4-2। ध्यान देना, यहां तो निकल के साथ साइनो है, यहां निकल के साथ क्लोरो है, ऊपर -2 आवेश समान है। तो कहेगा NiCl4-2 तो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है, जबकि NiCl4-2 और अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। समझाइए क्यों? और इसमें यह प्रश्न पूछा गया है। और एक बात आप और याद रखना, इन यौगिकों में इस प्रकार के आयन या यौगिक आपको देगा संयोजकता बंध सिद्धांत के अंतर्गत। और प्रश्न आपसे
3 प्रश्न बना सकता है एक ही प्रश्न में। आपको प्रकृति पूछेगा, प्रकृति पूछे तो ये बतानी है प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय, अभी हम निकालना सीख जाएंगे। और फिर इसमें हमसे पूछेगा संकर्ण, संकर्ण पूछेगा, और यहां बता चुका हूं प्रकृति पूछेगा, और हमसे आकृति पूछेगा। इसमें 3 ही प्रश्न बनते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार उपसहसंयोजक यौगिकों में और 3 प्रश्न बनते हैं कि उनकी प्रकृति पूछी जाती है, उनमें संकर्ण पूछा जाता है, उनकी आकृति पूछी जाती है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब सपोज कीजिए जैसे मैं इसको लेकर चल रहा हूं, पहले फिर इस पर आएंगे। इस पर हमें बताना है कि ये प्रतिचुंबकीय क्यों होता है, और इस पर बताना है कि ये अनुचुंबकीय क्या होता है। और हमें यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि NiCN4-2 में संकर्ण का प्रकार और आकृति बताइए, या इस वाले में NiCl4-2 में संकर्ण और प्रकृति बताइए या आकृति बताइए। तो कोई प्रश्न हम तीनों में से पूछा हमसे जा सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो मैं आपके सामने और इस प्रश्न का ये पहला भाग हल कर रहा हूं, इससे आपको पूरा सिद्धांत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आपको क्या करना है, ऐसे यौगिक आपको देगा, हो सकता है उदासीन दे दे या हो सकता है ऊपर आवेश लगा दे, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, हमें तो इसको लेकर चलना है। हमें देखना है कि इसमें यहां दिया हुआ धातु परमाणु क्या है। मैं कहूंगा निकल है। आपको कॉपी में इस प्रकार से यूं करना होता है, निकल है। आप निकल है तो उसको निकल को आपको यहां विन्यास के रूप में एडजस्ट करना है। निकल का विन्यास आपको याद रखना है कितने नंबर पर आता है। तो इसमें एक बात और बता दूं, यहां सारे के सारे हमेशा डी ब्लॉक वाली जो धातुएं वो धातुएं आती हैं। डी ब्लॉक वाली धातुएं क्यों आती हैं? क्योंकि उनमें याद रखना रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं और डी कक्षक अपनी संयोजकता का विस्तार कर लेते हैं। इस वजह से इसमें हमेशा डी ब्लॉक की धातुएं ही भाग लेती हैं। किसमें? उपसहसंयोजक यौगिक बनाने में हमेशा डी ब्लॉक की धातुएं भाग लेती हैं, क्योंकि डी ब्लॉक की धातुओं में रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं जो अपनी वैलेंसी का विस्तार कर लेते हैं और यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहां निकल है। आप जानते हो निकल 27 नंबर पर आता है आवर्त सारणी में। स्कैंडियम होता है 21 और वहां से डी ब्लॉक शुरू होता है 3D श्रेणी। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28 पर आएगा। निकल 28 पर आता है, हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब उसके बाद में हम विन्यास लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8 हो जाएगा। आपको याद रखना है डी ब्लॉक वालों के जब आप विन्यास लिखो तो जैसे यहां 8 आ रहा है तो 3d8 हो जाएगा। जैसे मैं 29 आपके कॉपर का विन्यास लिखूं, जैसे उसमें 29 आएगा कॉपर के विन्यास में, तो 9 आ रहा है तो 3d9 हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मुझे कहते स्कैंडियम का विन्यास लिखो, स्कैंडियम 21 नंबर पर आता है और यहाँ इसमें इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो इसका विन्यास लास्ट जाकर के 3d1 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जैसे क्रोमियम 25 नंबर पर आता है, कितने पर? 25 पर। मुझे विन्यास लिखने का बोले तो 25 में देखो इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो यहाँ 3d5 हो जाएगा। इस प्रकार आपको 3D श्रेणी के कुछ विन्यास आपको याद रखने हैं। और इस प्रकार से जब आप विन्यास लिख लोगे तो फिर पहला काम तो निकल धातु दी हुई है, पहचान लिया आपने, उसका परमाणु क्रमांक लगा करके आपको यहाँ विन्यास लिखना है। फिर आप ध्यान देना एक बात, ये आपने 11th क्लास में एक बात पढ़ी है, यहाँ ये कक्षक हैं SPD, इनके आगे ये संख्याएं लगी हैं 1 2 3 4 ऐसे, इन्हें बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्याएं। तो याद रखना आप इन क्वांटम संख्याओं को पहले व्यवस्थित कीजिए, उत्तरोत्तर क्रम में बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ देखिए 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3, बीच में 4 आ गया, फिर 3 आ रहा है। तो पहले आप इन क्वांटम संख्याओं को एडजस्ट कीजिए, तो मैं पूरे विन्यास को और व्यवस्थित करूंगा। तो मैं उसे ऐसे बोलूंगा व्यवस्थित विन्यास में 1s2 सेम का सेम लिखूंगा, 2s2 सेम का सेम लिखेंगे, 2p6 भी वही आ जाएगा, 3s2 भी सेम आ जाएगा, 3p6 भी सेम आ जाएगा। लेकिन इनमें यहां 4 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, तो ये वाला विन्यास पहले आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा 3d8 और 4s2। इस प्रकार से हमने
मूल विन्यास को व्यवस्थित कर लिया, बढ़ते क्रम में, क्वांटम संख्याओं के बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब हमें ध्यान देना है, वो ध्यान ये देना है कि हमें इस निकल धातु का और ऑक्सीकरण अंक निकालना है। क्या निकालना है? ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो हम यहां इस प्रकार से यूं लिखेंगे, निकल का ऑक्सीकरण अंक। जो भी धातु आपको यहां दी हुई मिले, आप उसका ऑक्सीकरण अंक यहां निकाल लीजिए, और ऑक्सीकरण अंक हम x मान करके निकालते हैं। तो निकालें तो यहां तो लिखूंगा x, ये कार्य हमें कॉपी में करना होता है, ये रफ कार्य नहीं है। निकल के स्थान पर x माना, आगे बढ़ूं, प्लस का निशान लगा देता हूं, यहां पर पैरों वाली संख्या 4 पहले लगा देता हूं। Cn याद रखना, Cn साइनो होता है, वो -1 वाला होता है। कितने आवेश वाला? -1 वाला। -1 यहां लगा देता हूं, और याद रखना ऊपर -2 दिया तो बराबर के बाद -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब आपको ये मत सोचना कि इसे यहीं पूरा कर दूं, आपको x की वैल्यू पूरी अच्छी तरह निकाल करके वहां दिखानी होती है। तो इस प्रकार से x -4 बराबर -2, और x में ये आपके आ जाएगा +2 का। कितना आ जाएगा? x में +2 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ हमारे पास निकल का ऑक्सीकरण +2 आ गया, निकल का ऑक्सीकरण +2 आ गया। अब यहां ये रफ कार्य नहीं, ये मूल कॉपी में करना होता है हमें। अब मैं इसे +2 को यहां सारे को मिटा देता हूं, और मिटा करके और आगे क्या स्टेप लिखना है, वो स्टेप तो आपको इसके नीचे लिखना होता है, मैं यही लिख रहा हूं। आप Ni+2 इस प्रकार से यूं लगा लोगे। जो ऑक्सीकरण अंक आपने ज्ञात किया वो इसके ऊपर यूं रख करके अब लगा लोगे। और अब आप क्या करोगे, ध्यान देना, इस ऊपर वाले जो व्यवस्थित विन्यास है, इस विन्यास को देखोगे, और इस विन्यास को देखोगे तो ये विन्यास आपको यहाँ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप विन्यास पहले लिख चुके हो, व्यवस्थित भी कर लिया है। ऑक्सीकरण अंक निकाल लीजिए, निकालने के बाद में ऑक्सीकरण को ऊपर लगा दीजिए धातु के, और धातु के निकालने के बाद ऑक्सीकरण लगाने के बाद, और अब यहाँ विन्यास पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इस पर +2 आवेश आ रहा है। आप जानते हो किसी धातु पर प्लस आवेश कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है तब आता है। प्लस हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आता है। और एक बात आप ये भी जानते हो, इलेक्ट्रॉन जब जब त्यागे जाते हैं तो बाह्य तम कोश से त्यागे जाते हैं, और आते हैं तब भी बाह्य कोश में आते हैं। मैं कहूं कि हमें निकल में और एक नए इलेक्ट्रॉन की एंट्री करनी है, तो इसमें आएगा ना इलेक्ट्रॉन जो भी, तो इस बाह्य तम कोश में आएगा। हाँ, वो अलग बात है कि पहले से भरा हुआ है तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये वाला ये कक्षक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा उस इलेक्ट्रॉन को। अगर सपोज कीजिए जैसे यहाँ 1 होता और हमें नया इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता तो वो इस बाह्यतम कोश में आकर ही जुड़ता, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर लेता। तो बीच में इलेक्ट्रॉन इनमें कभी ऐड नहीं होते, निकलते हैं तो बाह्यतम कोश से निकलते हैं, आते हैं नए तो बाह्यतम कोश में आते हैं। तो यहाँ देखिए +2 लिखा है, इसका अर्थ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन 2 निकल गए। बताइए इलेक्ट्रॉन 2 निकालूं तो कहां से निकालूं? तो बाह्यतम कोश से निकालूंगा। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो मेरे पास मूल विन्यास क्या बचेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 और 4s0 बच जाएगा। 4s0 बच जाएगा यहाँ। तो मैं ये सारा विन्यास न लिख करके यूं कर देता हूं आपको समझाने के लिए। यानी यूं समझिए कि मैंने यहाँ पूरा विन्यास लिखा है, 3d8 लिखा है और 4s जानते हो, s में से 2 निकाल दिए तो कोश समाप्त नहीं होता, कोश खाली हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, यहाँ से निकलते हैं, जैसे 2+2 लगा रखा है तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ कोश समाप्त नहीं करना है, कोश को लिखना है लेकिन उसे 0 के रूप में लिखना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, वो इस कोश से निकल चुके हैं, तो कोश तो पड़ा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो हमें कोश दर्शाना होता है इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, ये तो 0 बन गया। अब इसको देखूंगा, इसमें यहाँ इसको आकृति के रूप में निरूपित करूंगा। आप 11th क्लास में एक बात पढ़ के आए हो कि डी है वो 5 भागों में डिवाइड होता है। डी के 5 भाग होते हैं जो समभ्रंश होते हैं, समान ऊर्जा वाले होते हैं, जिन्हें हम डीजेनरेट एनर्जी लेवल बोलते हैं। इनका डीजेनरेट एनर्जी लेवल है, ये समभ्रंश ऊर्जा वाले 5 हैं। तो इनमें जैसे डी में 8 भरे तो आप जानते हो आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे। आप हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम है, उसके अनुसार पहले आप एक इलेक्ट्रॉन भरोगे। जैसे मुझे 8 भरने तो पहले एक एक भर के 5 भर दिए और अब 3 और बच गए, तो अब युग्मन शुरू करेंगे। इस प्रकार से यूं युग्मन हो जाएगा। और आप जानते हो एक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक का मुंह ऊपर की तरफ होता है, एक का मुंह नीचे की तरफ होता है। अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूं तो एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने एक बॉक्स में
और एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ये भी आप निशान भी आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपको यूं निशान लगाना है, ऊपर की तरफ वाले में यूं आएगा। अगर आप इस प्रकार का यूं कर देते हो तो ये तरीका गलत है, यहाँ यूं नहीं लगेगा, आधा निशान आता है, एरो पूरा नहीं बनाते, आधा एरो बनाते हैं। इसी प्रकार आप नीचे की तरफ निशान लगा रहे हो तो आपको इस प्रकार से यूं करना है नीचे की तरफ, यानी इस साइड में यूं करना है, नीचे की तरफ यूं कर देना। आप यूं करना, कहीं आप यूं करके यूं कर देते हो, ये तरीका भी गलत है। तो ये इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका भी आपको याद रखना है कि एक तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार से हमने लिखा। और अब आपको मैं समझाऊं, आप ध्यान देना। एस मेरे पास खाली पड़ा है तो एस को मैं इस प्रकार से निरूपित कर देता हूं। एस खाली पड़ा, इलेक्ट्रॉन में भर नहीं सकता। और एक बात आपको याद रखनी है, जब एस खाली पड़ा है, यहां पर एस मतलब था और एस खाली हो गया था, तो एस के आगे याद रखना 4s है, तो 4s के आगे 4p भी तो होता है, 4p भी होता है। जब 4s आता है तो 4s के साथ 4p भी होता है, लेकिन 4p हमें तो नौबत आई नहीं, क्योंकि हमारा विन्यास तो यहाँ 4s तक ही समाप्त हो गया था। हमारा मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s तक समाप्त हो गया, तो हमें तो p लिखने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन जब 4s आ गया तो उसके आगे 4p भी खाली पड़ा होता है। तो हमारे पास यहाँ 4s है तो 4p भी खाली पड़ा है। मैं 4p को इस प्रकार से यूं बना देता हूं। और आप जानते हो p में 3 बॉक्स होते हैं, तो 3 बॉक्स बना देता हूं। s एक अकेला बॉक्स होता है, p 3 बॉक्स होते हैं, और d में याद रखना 5 बॉक्स होते हैं। इस प्रकार से हमने बना दिया। अब एक खास बात आपको और याद रखनी है, यहां यह देखना है कि यहां जो लिगेंड आया है वो लिगेंड है, उसकी कैटेगरी होती है प्रबल और दुर्बल। उस लिगेंड की कैटेगरी होती है प्रबल और दुर्बल, ये बात आपको याद रखनी है। तो फिर मैं यहां आपको समझाने के लिए ये बोलूं कि प्रबल और दुर्बल लिगेंड कौन कौन से होते हैं। आप इतना ध्यान देना कि एक होता है जल, और जल के अलावा सारे के सारे हैलोजन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। आपको याद रखना है ये सारे दुर्बल लिगेंड होते हैं। जल भी शामिल है और सारे के सारे हैलोजन इतने ही होते हैं दुर्बल लिगेंड में। तो ये जब सारे दुर्बल लिगेंड हैं तो फिर याद रखना इनके अलावा और जो कुछ भी आ जाए वो सारे के सारे प्रबल हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे? वो प्रबल हो जाएंगे। तो बताइए यहां जो लिगेंड दिए, मैं कह रहा हूं कि ये दुर्बल है और ये दुर्बल है, तो इनमें से तो कोई यहां नहीं है, या तो CN आया, तो CN कौन हो जाएगा? CN प्रबल हो जाएगा। CN कैसा हो जाएगा? CN प्रबल हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो फिर हमने ये फैसला कर लिया कि यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड दिया है वो लिगेंड तो प्रबल है, प्रबल है क्योंकि दुर्बल तो ये होते हैं। तो और यहाँ इनमें से यहाँ कोई आया नहीं, ये तो CN है, तो ये तो आपके प्रबल है। और जब प्रबल होता है तो एक बात आपको याद रखनी है, प्रबल लिगेंड जब जब यहाँ आता है तो वो इस धातु परमाणु के जो ये कक्षक हैं, इन कक्षक में जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देता है। मैं आपको यूं समझाऊं कि निकल है, ये निकल यहां लगा है और निकल के सामने यहां CN लगे 4, तो ये निकल का विन्यास है और इस विन्यास के आगे यहां CN लगे होते हैं। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, यहां CN लगे होते हैं। तो यहां CN कौन हो गया? CN प्रबल हो गया। प्रबल हो गया तो ये प्रबल लिगेंड इस D के इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। हालांकि वो S के इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, लेकिन S में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, खाली है, तो फिर वो D के इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा क्योंकि वो CN खुद प्रबल है। तो ये D के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। युग्मित होने का अर्थ है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां आ जाएगा। पहले ये तो युग्मित है ही 3 तो, और एक वाला यहां से यहां आ गया। यहां क्यों आ गया? क्योंकि CN कौन है? CN प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड है, वो धातु परमाणु के D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं। और देखो युग्मन कर दिया तो यहां इस प्रकार से आ गए। अब क्या होगा? अब युग्मन करने के बाद हमें यह देखना है कि इस निकल के साथ कितने CN जुड़े हैं। 4 CN जुड़े हैं। तो निकल, ये जो विन्यास मैंने लिखा, ये निकल का विन्यास है। ये किसका विन्यास है? ये जो कक्षक मैंने बनाए हैं D वाले, S वाले, P वाले, ये निकल के हैं, ये निकल के कक्षक हैं। और निकल के कक्षकों में ये CN अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा और इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके इनके साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेगा और इनके साथ जुड़ जाएगा। तो बताना मेरे को, निकल के साथ 4 CN जुड़े हैं, 4 CN जुड़े हैं, तो देखना निकल के साथ खाली कक्षक हैं उनमें CN जुड़ जाएंगे। ये कक्षक तो भरे हैं, ये भरे हुए, इनमें तो CN जुड़ेगा नहीं, तो CN यहां खाली जुड़ जाएगा। खाली वाले में लगा देता हूं उपसहसंयोजक बंध का निशान, यहां CN आ जाएगा
और आप जानते हो Cn माइनस वाला होता है। मैंने बताया था कि Cn पर -1 आवेश होता है, तो यहां इस प्रकार से माइनस बना देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, माइनस यहां एक लगा करके लिखना नहीं है, क्योंकि हमने उपसंयोजक का निशान लगा दिया, तो फिर निशान लगाने के बाद में और उन पर प्लस माइनस आता नहीं है। अगर मैं अकेला Cn लिखता तब तो मुझे -C1 लगाकर लिखना पड़ता, लेकिन मैं बना रहा हूं उपसंयोजक बंध का निशान, तो अब माइनस नहीं लगाऊंगा। तो Cn पर -1 आवेश होता है, लेकिन उपसंयोजक बंध का निशान लगाने के बाद आपको याद रखना है कि उस पर -1 नहीं आएगा। तो मैंने 4 Cn में से निकल के साथ एक जोड़ दिया, एक अगला खाली पड़ा है उसमें जोड़ देता हूं Cn, तो यहां Cn जोड़ दिया, और उसके बाद में 2 Cn जुड़ गए, 4 Cn थे निकल के साथ। तो ये विन्यास निकल का, ये मैं निकल में Cn जोड़ रहा हूं आपके सामने, निकल के साथ Cn जुड़े, तो यहां भी निकल के साथ Cn जोड़ रहा हूं। तो अब खाली 2 और बच गए, देखो यहां खाली 2 और बच गए, और मुझे 4 जोड़ने थे, 2 जोड़ चुका हूं, 2 और बचे, तो 2 Cn यहां इस प्रकार से यूं लगा देता हूं। यहां इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, यूं लग जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान देने वाली बात है, ये निकल का विन्यास है, निकल के विन्यास में मैंने Cn जोड़े और मुझे 4 Cn जोड़ने थे, निकल के साथ मैंने जोड़ दिए, और खाली में जुड़ते हैं तो खाली में जोड़े मैंने इस प्रकार से। अब देखना, बताइए ये जो संकरण की प्रक्रिया है, यानी ये D कक्षक में और कौन जुड़ गया, Cn इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के और उपसंयोजक बंध बना रहा है, तो इसका मतलब उपसंयोजक बंध से जुड़ गया कौन, Cn जुड़ गया, किसके साथ, निकल के साथ। तो अब ध्यान देना कि ये विन्यास निकल का है। निकल बताइए संकरण की प्रक्रिया में D के कितने कक्षक को काम में ले रहा है, निकल संकरण की प्रक्रिया में D के कितने खाली कक्षक को भाग काम में ले रहा है, तो D का एक ही भाग काम में ले रहा है, यानी ये D है, ये भी D है, ये सारे D हैं, तो यहाँ D का तो एक ही भाग काम में आ रहा है। मैं लिख देता हूं यहां ऊपर की तरफ D1, यानी D का सिर्फ एक Cn के साथ उपसंयोजक बन रहा है, तो D एक अकेला एक भाग काम में ले रहा है, मैं लिख देता हूं D1। बताइए S का भी एक कक्षक काम में आ रहा है, मैं लिख देता हूं S1। बताइए P के कितने कक्षक काम में आ रहे हैं, P के 2 बॉक्स काम में आ रहे हैं, मैं लिख देता हूं P2, ठीक है ना। और आप जानते हो एक कभी लगाते नहीं है, तो ये कौन सा संकरण बन गया, DsP2। तो NiCN4-2 यौगिक में DsP2 संकरण पाया जाता है। हमने पहले प्रश्न का उत्तर खोज लिया कि NiCN4-2 यौगिक में और DsP2 संकरण पाया जाता है। अब एक बात हमें और याद रखनी है, मैं इसके टोटल कक्षकों का योग कर लेता हूं। देखिए 2 तो P पर लगे हैं, एक S पर था, एक D पर है, तो सारे कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए। तो कहने का अर्थ इन कक्षकों का योग 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है, तो एक बात आपको याद रखनी है कि इसकी आकृति है वो वर्गाकार समतलीय बनेगी, यानी वर्गाकार समतलीय बोल दूं या सीधा वर्गाकार बोल दूं या वर्ग समतलीय बोल दूं, एक ही बात होती है। तो जब कक्षक के जो कुल योग है वो मतलब 4 आए, कक्षक का कुल योग, कक्षकों की संख्या जैसे D1 है, S1 है, P2 है, तो कुल कक्षक कितने भाग ले रहे हैं, 4 भाग ले रहे हैं। 2 तो P के हैं, एक S का है, एक D का है, तो 4 भाग ले रहे हैं, तो 4 आ गया। तो कहने का अर्थ आकृति बनेगी वर्गाकार। तो आकृति वर्गाकार बनेगी, तो आप इस प्रकार की वर्गाकार आकृति जो मैंने आपको समझाई थी, बताई थी, वो बना देना कि यहां तो सेंटर में निकल आ जाएगा, इस प्रकार का निशान लगा देंगे और चारों किनारों पर यहां CN लगा देंगे, चारों किनारों पर इस प्रकार CN लगा देंगे। ऊपर -2 आवेश है, तो इस प्रकार से सारे के ऊपर इस प्रकार यहां -2 आवेश भी लगा देंगे, इस प्रकार से बना देंगे। आकृति में कंफ्यूज मत होना, अगर कहीं कहीं आपको यूं ऐसी आकृति भी दी हुई मिल सकती है तो वो एक ही बात होती है, कंफ्यूज वाली बात नहीं है। जैसे यहां सेंटर में निकल कर दिया और इस प्रकार से यूं यहां बनाऊं, तो ध्यान देने वाली बात है, इस प्रकार से यहां CN आ जाएंगे, तो ये आकृति एक ही बात है। आप कैसी आकृति बना देना वो कोई नहीं है, हम शुरू से ऐसी आकृति बना रहे हैं तो आप ऐसी आकृति बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें संकरण भी आ गई और आकृति भी आ गई। अब इसकी प्रकृति देखते हैं। प्रकृति आपको इन यौगिकों में 2 ही मिलेगी, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। तो आपको क्या करना है, प्रकृति देखने के लिए जिन कक्षकों में और यहां लिगेंड जुड़े हैं उनको देखना है आपको। तो इनको देखोगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन युग्मित 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 और यहां भी युग्मित,
तो याद रखना, जब सारे इलेक्ट्रॉन, इनमें भरे हुए सारे इलेक्ट्रॉन युग्मितों पेयर के रूप में हो, अर्थात दो दो हो, जोड़े के रूप में हो, तो उसे हम बोलते हैं युग्मित। तो यहाँ युग्मित है। जब जब इनमें इलेक्ट्रॉन, इनमें से किसी में भी, किसी बॉक्स में, डी वाले में, एस वाले में, पी वाले में आपको दो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ भरे हुए दिखाई दे, तो मैं कहूंगा युग्मित है। और युग्मित जब हो तो याद रखना, प्रकृति होती है प्रतिचुंबकीय। कौन सी वाली होती है? प्रतिचुंबकीय। अगर इसमें सारे युग्मित हैं तो प्रकृति कौन सी होगी? प्रतिचुंबकीय। सपोज कीजिए अगर ऐसी कंडीशन होती तो कि इनमें तो युग्मित 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 और यहां क्या सिंगल होता, मैं बोलता अयुग्मित, तो अब प्रकृति कैसी हो जाती? इस एक की वजह से, इस एक की वजह से इसकी प्रकृति याद रखना अनुचुंबकीय हो जाती। युग्मित एक आते ही प्रकृति बदल जाएगी। और इस प्रकार से जब सारे युग्मित हो तो प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी। तो सारे जब पेयर के रूप में हो, जोड़े के रूप में हो, तो प्रतिचुंबकीय होता है। और कुछ तो युग्मित हो लेकिन कहीं एक भी आपको अयुग्मित मिल जाए, सिंगल मिल जाए, तो फिर प्रकृति बदल जाती है और अनुचुंबकीय हो जाती है। तो इस यौगिक में हमने ये तीनों प्रश्न ज्ञात कर दिए कि इसमें संकरण तो DsP2 है, आकृति इसमें वर्गाकार है, प्रकृति इसके हिसाब से सारे मतलब यहां युग्मित है तो बोलूंगा प्रतिचुंबकीय है। इस प्रकार से आज हम इतना ही पढ़ेंगे।